एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, हम इस वीडियो में 40 क्वेश्चंस का सेट लगाने वाले हैं जो कि आपके बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से उसको बंदी बनाया जाता है तो उसकी स्वतंत्रता, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, तो उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यरक्षीकरण। ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यरक्षीकरण, जो कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। उससे किसी व्यक्ति को यदि गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाया गया है तो उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के मानव रहित यात्रा जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है। देखिए, मानव रहित यात्रा जो हुआ था जूनो ने किया था। जूनो एक जो रॉकेट है उसके द्वारा किया गया था, तो वो किस ग्रह का परीक्षण के लिए किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह के लिए। नासा के द्वारा एक मानव रहित यात्रा जो किया गया था, जो कि जिसका नाम क्या था, जूनो था, तो वो बृहस्पति ग्रह के परीक्षण के लिए किया गया था। अब देखिए, बात यहाँ नासा का हुआ है, तो नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुआ था, जब हमारे यहाँ DRDO का स्थापना किया गया था। तो 1958 में नासा की स्थापना हुई थी, आप इसे भी याद रखेंगे। और देखिए, यहाँ बृहस्पति ग्रह का बात हुआ है, तो बृहस्पति ग्रह जो है वो सौर मंडल का 5वां ग्रह है, जिसकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने किया था। कब किया था? 1610 ईस्वी में। और इसके उपग्रह की बात करें तो 79 उपग्रह हैं। और सबसे ज़्यादा किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के हैं। वर्तमान समय में इसके कितने उपग्रह हैं? 82 उपग्रह हैं, जबकि बृहस्पति के कितने हैं? 79 हैं। 79 बृहस्पति के हैं और शनि के जो हैं कितने हैं? 82 हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजरा। देखिए, पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो खरीफ फसल वो होता है जिसको बोते समय अधिक तापमान की जरूरत होती है, तापमान और आर्द्रता दोनों ही ज़्यादा होनी चाहिए, और पकते समय सूखा तापमान होना चाहिए, शुष्क वातावरण होना चाहिए। तो इसे जो खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो जून जुलाई में इसे लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर के माह में इसे काट लिया जाता है। तो खरीफ फसल में आपका आता है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन। ये जो सारे फसल हैं वो कैसे फसल हैं? खरीफ फसल हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि इसे अक्टूबर नवंबर में जून जुलाई में लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन को चुनिए। सही कथन को यहाँ पर आपको चुनना है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैगनी रंग से ज़्यादा होता है। तो जी हाँ, ये सही है, बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कैसे? कि लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सभी रंगों से ज़्यादा होता है, तभी तो जो सिग्नल में हम लोग लाल प्रकाश का उपयोग करते हैं, जिससे कि वो उसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा रहेगा तो हमें आसानी से दिखाई दे देगा। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो होता है वो सभी रंगों से ज़्यादा होता है। और अपवर्तनांक की बात कर लें तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहरावर्दी संप्रदाय से थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। जो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे वो कैसे इंसान थे? तो ये मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी संत थे। कौन? शेख बहाउद्दीन जकारिया। और ये जो थे सुल्तान इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि से भी नवाजा था। किसे? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। तो आप याद रखेंगे कि ये सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिहार जो राज्य के रूप में कब बना था भारत का। तो सही आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर सी, 1912 ईस्वी में भारत को राज्य के रूप में घोषित किया गया था। 1912 ईस्वी में बिहार भारतीय राज्य के रूप में बना था। और बिहार से 1936 ईस्वी में ये उड़ीसा राज्य अलग होकर के 1936 ईस्वी में बना था। बिहार से अलग होकर के 1936 में क्या बना? उड़ीसा बना। और ये 2000 ईस्वी में झारखंड अलग होकर के 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ और एक राज्य बना भारत का। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि अकबर के
इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में जो 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण किया गया था, जिसमें कि 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलियम फिंच के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। विलियम फिंच के अनुसार जो पैलेस ऑफ 40, जिसे 40 स्तंभ युक्त मंजिल कहा गया है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलेस ऑफ 40। तो ये जो था विलियम फिंच के अनुसार ही इलाहाबाद में बनाया गया था, जो कि जिसको बनाने में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंगरी। जो ये 4 देश हैं आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, हंगरी, रोमानिया, बेल्जियम और यूक्रेन, इसमें से स्थलरुद्ध जो देश है वो हंगरी है। और हंगरी गणराज्य जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो मध्य यूरोप के पैनोनियन बेसिन में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है, जिसकी राजधानी आपका बुडापेस्ट है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन सा है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में, वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा जो रेशम का उत्पादन करता है वो कौन सा देश है? यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन जो है विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो हमारा देश भारत है। दूसरे नंबर पर भारत जो है रेशम के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, और पहले स्थान पर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कच्चे तेल जिससे कि पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ये सब बनाया जाता है, तो इसमें कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा देश करता है? सर्वाधिक करने वाला देश तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद कौन सा देश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब हो जाएगा। सऊदी अरब जो है दूसरे नंबर पर कच्चे तेल के उत्पादन में विश्व स्तर पर आता है, जो कि पूरे विश्व में जो जितना कच्चा तेल का उत्पादन होता है वो सऊदी अरब से 13% उत्पादित किया जाता है। सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर ड्रोन हमलों के बाद इसकी जो उत्पादन क्षमता हुई तेल का वो आधी रह गई है, और इस हमले से ही दुनिया के ऊर्जा बाजार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। ड्रोन हमला जो कि सऊदी अरब पर किया गया, तो इसके बाद ये दूसरे नंबर पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुनानगर। यमुनानगर जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है, वहीं पर है दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर, और यह जो है कोयला आधारित एक थर्मल पावर प्लांट है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा के यमुनानगर में। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर केसर का उत्पादन होता है? तो केसर का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा कहां पर? जम्मू कश्मीर में। तो आप इसे भी याद रखेंगे, कश्मीर से केसर, मतलब क और क, केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? मतलब समान वर्षा वाले स्थानों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम वर्षा रेखा। देखिए हिंदी में आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, लेकिन यदि यहीं पर इसका इंग्लिश वर्ड यूज करता तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोहाइट्स। आइसोहाइट समवर्षा रेखा कहलाती है। अब यहाँ देखिए समदाब रेखा है, तो समदाब रेखा क्या बताएगी? तो समान दाब वाले स्थानों को डिनोट करती है समदाब रेखा। और समताप रेखा, तो समताप से तापमान जहाँ समान होगा उसको डिनोट करने के लिए, वैसे स्थान जहाँ पर क्या होता है समान तापमान होता है, तो उसको बोलते हैं समताप रेखा। और समोच्च रेखा जो कि ऊंचाई जहाँ जहाँ बराबर हो उसको डिनोट करने के लिए मानचित्र में जिस रेखा का उपयोग किया जाता है वो होता है समोच्च रेखा। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? जनसंख्या लाभांश से आपका क्या मतलब है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। क्या तात्पर्य होता है जनसंख्या लाभांश से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना। इसका मतलब ये हुआ पॉपुलेशन डिवाइडेंट का, जनसंख्या लाभांश का, कि किसी जनसंख्या की जो तरुण आयु संरचना क्या है, मतलब जो जितने एडल्ट हैं
उनकी क्या संरचना है, कितने एडल्ट हैं वहाँ पर, वयस्क लोगों की जो वयस्क लोगों की संख्या है, तो वो निर्दिष्ट करता है जनसंख्या लाभांश। यदि वयस्क में वृद्धि होती है जनगणना के अनुसार, जो कि हमें पता चलता है, तो वो होता है, यदि वृद्धि होती है तो ये होगा क्या, जनसंख्या लाभांश, उसी को जनसंख्या लाभांश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में भारत राज्य में स्थित है। आपसे पूछा गया है कौन सा दर्रा नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में भारत राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पालघाट। पालघाट जो कि नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में स्थित है। नीलगिरी पर्वत के कहाँ पर, दक्षिणी भाग में स्थित है पालघाट, जो कि केरल का, जिसे पालघाट को क्या कहते हैं, केरल का प्रवेश द्वार के भी नाम से जाना जाता है। और यह जो दर्रा है वो पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी का एक बहुत बड़ा दर्रा है, जो कि केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ता है। और यह दर्रा नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई पर्वत से भी दोनों के बीच में स्थित है। कौन, तो पालघाट। तो आप इसे याद रखेंगे कि ये किसको जोड़ता है, तो केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। यहाँ पर आप ऑप्शन में देख रहे हैं रावतभट्टा, कुंडलकुलम और नरौरा और कल्पक्कम। तो ये जो है, मतलब ये चारों जो परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, तो इसमें से कौन सा जो है वो भारत के द्वारा, पूरी तरह से भारत के द्वारा ही निर्मित किया गया है, मतलब स्वदेशी है पूरी तरह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्पक्कम। आपका जो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, कल्पक्कम, जो कि भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो आप इसे भी याद रखेंगे। और यदि आपको हमारी वीडियोज हेल्पफुल लगती है और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। इसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और आपको तो आप इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाम्बेजी। विश्व प्रसिद्ध, जो कि विक्टोरिया प्रपात है, विश्व के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किस नदी पर है, तो जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया प्रपात। जाम्बेजी नदी पर ये स्थित है। और इस जल प्रपात को विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक माना जाता है। और इसका अफ्रीकी जो नाम है, तो इसका अफ्रीकी नाम क्या है, मोसी ओवा तुन्या है। मोसी ओवा तुन्या, जिसका अर्थ होता है धुआं जो गरजे, धुआं जो गरजे, मोसी ओवा तुन्या, जिसका कि अफ्रीकी नाम है विक्टोरिया प्रपात का। तो ये किस नदी पर है, तो जाम्बेजी नदी पर है, आपको याद रखना है इसे। मधुबनी शैली का संबंध किस राज्य से है, तो मधुबनी शैली का संबंध किस राज्य से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य से। मधुबनी शैली, मधुबनी एक पेंटिंग है जो कि लोक चित्रण शैली है, तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार राज्य के दरभंगा जो जिला है वहाँ पर ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो मधुबनी शैली का संबंध बिहार राज्य से, जो कि लोक चित्रण शैली है ये, तो इसे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा के नाम क्यों कहा जाता है, क्योंकि गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी है, और गन्ना उत्पादन के साथ साथ ही वहाँ पर चीनी मिल भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वहाँ भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसे चीनी का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोग। जोग या गरसोपा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका नाम क्या है, जोग है, या फिर गरसोपा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह जो जलप्रपात है कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में। और किस नदी पर स्थित है, तो शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। और देखिए ये जितने सारे भी क्वेश्चंस है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में आपके आते ही रहते हैं। तो यदि आप इस वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आपका जो सारे एग्जाम में जो आते रहते हैं क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो आपके कभी नहीं छूटेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियोस में रेगुलर बने रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रिपीटेड भी है।
पूछा ही जाता है एग्जाम में, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, जो कि किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आनंद मठ उपन्यास किसके द्वारा रचित है, मतलब इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो थे वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, जिनका उपन्यास था आनंद मठ, और आनंद मठ से ही हमारा जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है उसे लिया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? मतलब राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस 24 जनवरी को पूरे देश भर में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस 24 जनवरी, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक ग्रंथ है? भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक ग्रंथ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गणित का। लीलावती जो ग्रंथ है वो किस भाषा का है? तो गणित का है ये। अब गणित में इसमें क्या विवेचन किया गया है, मतलब किस गणित से रिलेटेड है? अरिथमेटिक से रिलेटेड है। तो हाँ, ये अरिथमेटिक से, अंक गणित से रिलेटेड है। तो भास्कर जो है, भास्कर की लीलावती जो है गणित का एक मानक मूल पाठ है। और लीलावती जो लीलावती ग्रंथ है इसको कब रचना किया गया था? तो 1150 ईस्वी में इसे संस्कृत में रचित गणित का खगोल शास्त्र, गणित और खगोल शास्त्र का ये प्राचीन ग्रंथ है, गणित का भी और खगोल शास्त्र का भी। तो कौन है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो भास्कर के द्वारा लिखा गया है। और इसका नाम क्या है? तो लीलावती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि इसको 1150 ईस्वी में संस्कृत में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन सी मेट्रो सर्विस जो है वो विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली मेट्रो को विश्व का सबसे हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचान किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में खुद को निम्नलिखित में से किस रोग के मुक्त से घोषित किया है? भारत नहीं होगा यहाँ पर, भारत ने खुद को निम्नलिखित में से किस रोग से खुद को मुक्त किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलियो से भारत मुक्त हो चुका है। इन सभी में से जो पोलियो है उससे भारत जो है मुक्त हो गया है। और ये कब मुक्त हुआ है? तो इसको भारत को मुक्त कब घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 11 फरवरी 2014 में ही भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? सुनहरा चावल, जिससे आप गोल्डन राइस भी बोल सकते हैं, तो ये गोल्डन राइस जो है वो किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीरोफैल्थेमिया। जीरोफैल्थेमिया जो है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला एक रोग है, आँख की एक बीमारी है। तो गोल्डन राइस जो है, गोल्डन राइस में विटामिन ए का प्रचुर मात्रा होती है, इसलिए जो गोल्डन राइस जो है वो जीरोफैल्थेमिया नामक रोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब विटामिन ए की बात हुई है तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है? कौन सी मछली जो है निम्नलिखित में से जो स्वच्छ जल में रहती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कतला नाम की जो मछलियां होती है वो स्वच्छ जल में रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड नामक जो डिजीज होता है, जो रोग होता है, वो किससे होता है? जिससे आप बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? मियादी बुखार बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा फैलता है? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा पानी, खाद्य पदार्थ से। तो पानी जो हम लोग यदि गंदा पानी पीते हैं, मतलब प्रदूषित पानी पीते हैं और प्रदूषित भोजन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? टाइफाइड जैसी बीमारी हमें जकड़ लेती है, मियादी बुखार हो जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो टाइफाइड नामक रोग होता है वो नहीं जीवाणु से होता है, नहीं कीटाणु से होता है, नहीं वायरस से होता है। ये होता है प्रदूषित पानी और जो खाना ग्रहण करने के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? आपसे पूछा गया है कि अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय चित्तौड़गढ़ का राजा जो थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदय सिंह। उदय सिंह जो कि किसके बेटे थे? तो राणा संगा के बेटे थे उदय सिंह, और उस समय चित्तौड़गढ़ के राजा यही थे जब अकबर ने आक्रमण किया था। तो अकबर चित्तौड़गढ़ पे कब आक्रमण किया था? चित्तौड़ पे तो 1567 ईस्वी में ये आक्रमण किया था। तो उस समय वहाँ के राजा जो थे वो उदय सिंह थे जो कि राणा संगा के बेटे थे। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ वो खगोल शास्त्री कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। ये गुप्त काल के ही प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, जिन्होंने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी जो है अपने धुरी पर घूमने के कारण ही क्या होता है? सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। पृथ्वी जब अपने धुरी पर घूमती है तो इसके कारण ही सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। और आर्यभट्ट ने अपना एक ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम था आर्यभट्टीय, जिसमें उन्होंने अपना जन्म स्थान को कुसुमपुर, जो कि वर्तमान समय में बिहार का राजधानी पटना है, और जन्म काल जो बताया था वो शक संवत का 398 लिखा है। किस ग्रंथ में? आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में, जो कि आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा वह पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? मतलब उन्होंने पहली बार राष्ट्रभाषा के रूप में भी स्वीकार किया और स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया। तो ये किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो यहाँ सही आंसर आपका हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप इसका आंसर करेंगे तो इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा पहली बार हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और स्वराज शब्द का भी प्रयोग उन्हीं के द्वारा पहली बार किया गया था। तो महर्षि दयानंद सरस्वती, जिसको कि भारत के महान चिंतक और देशभक्त के रूप में भी जानते हैं, तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर था। और ये इन्होंने कलकत्ता में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही संस्कृत को छोड़कर हिंदी में भाषण देना शुरू कर दिए, और इसके बाद ही उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। आप यहाँ पर अदर ऑप्शंस की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो कि भारत के, हम बोल सकते हैं कि आधुनिक जो धार्मिक परिवर्तन का मूल स्रोत जो जाता है वो स्वामी विवेकानंद और राजा राममोहन राय को ही जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू को कब बनाया गया था अध्यक्ष? तो 1925 का कानपुर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उस समय में सरोजनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, और अध्यक्षता ग्रहण करने के साथ ही ये भारत की पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या कहलाता है? बेरोजगारी और मुद्रास्फीति यदि दोनों साथ साथ अराइज हो जाए, मतलब दोनों साथ साथ यदि मतलब एक साथ अराइज हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है? संयुक्त घटक होता है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का। स्टैगफ्लेशन में मतलब ये हुआ कि किसी भी देश में यदि आर्थिक रूप से मुश्किल स्थिति होती है और इसके साथ ही बेरोजगारी मतलब आर्थिक अस्थिरता जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर महादेव गोविंद रानाडे होगा, जबकि मुख्य रूप से हम बात करें कि प्रार्थना समाज के जो संस्थापक से थे वो कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग थे। कब इन्होंने किया था? तो मुंबई में 31 मार्च 1867 ईस्वी में
प्रार्थना समाज की स्थापना किया था, और ये भी धार्मिक परिवर्तन के लिए ही प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था। और इसके बाद प्रार्थना समाज के 1867 में इसका स्थापना हुआ था, और 69 में अध्यक्ष बने थे महादेव गोविंद रानाडे। जबकि यहाँ पर बाकी अदर ऑप्शंस की बात करें तो इन्होंने प्रार्थना समाज से ये संबंधित नहीं है, तो इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1906 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब? 1906 ईस्वी में। और कहाँ पर किया गया था? तो ये बांग्लादेश की राजधानी जो वर्तमान समय में ढाका है, तो वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि क्या किया जाए? एसएलआर को बढ़ा दिया जाए, मतलब सैचुरेटरी लिक्विडिटी जो रेट है उसको बढ़ा दिया जाए, या केस रिजर्व रेट रेपो रेट को रिजर्व रेट को बढ़ा दिया जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर एसएलआर बढ़ा दी जाए, सीआरआर बढ़ा दी जाए, या सीआरआर को कम कर दी जाए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीआरआर बढ़ा दी जाए। मतलब केस रिजर्व रेशियो को यदि बढ़ा दिया जाता है तब बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये केस रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो देखिए, केस रिजर्व रेशियो जो होता है वो जो आरबीआई जो होता है, जब किसी भी कमर्शियल बैंक को क्या करता है, लोन देता है, मतलब पैसा देता है, तो जब भी वो लोन देता है किसी भी कमर्शियल बैंक को, अपना मतलब कमर्शियल बैंक को खोलने के लिए, तो वो क्या करता है कि कुछ सिक्योरिटी मनी को अपने पास रख लेता है, मतलब जितना दिया उसका कुछ परसेंट वो अपने पास रख लेता है, ताकि यदि कोई भी गड़बड़ी है, यदि वो लोन को पे नहीं कर पाया तो उससे उसका क्या होगा, उसका पूर्ति किया जाएगा। तो वो जो उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, जो इंटरेस्ट देता है बैंकों को, तो वो होता है क्या? सीआरआर। और ऐसा ही सीआरआर के जैसा ही एसएलआर भी होता है, लेकिन ये गोल्ड के फॉर्म में होता है। और इसमें भी क्या होता है, बैंकों को क्या किया जाता है, रिजर्व रेपो रेट जो आरबीआई होता है उसके द्वारा इसको क्या दिया जाता है, तो ब्याज इंटरेस्ट दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट दो चीज बच जाता है। तो रेपो रेट वो होता है जिससे क्या होता है, बैंक से ब्याज, मतलब बैंक से ब्याज लेता है। यदि आरबीआई जो है बैंकों को पैसा दिया तो उससे क्या करेगा, बदले में वो ब्याज लेगा। जैसे कि हम लोग किसी से लोन लेते हैं तो हम लोग उसके लिए इंटरेस्ट देते हैं, तो वैसे ही आरबीआई से यदि बैंक लोन लेता है तो वो उसके लिए ब्याज पे करता है, तो वो होता है रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट में जो होता है, वो यदि कमर्शियल बैंक का पैसा आरबीआई लेता है अपने पास तो वो उसे भी क्या करेगा, तो इंटरेस्ट देगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। यदि मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, तो यहाँ आपको याद रखना है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो यदि आप कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाता है तो बैंक दर क्या होता है, बैंक दर का बढ़ाने का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। और यदि हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व का बात करें तो उसमें है बिहार पहले स्थान पर। कितना है, तो 1 किलोमीटर में कितना है, 1106 लोग हैं। 1106 बिहार में है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ कब किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 12 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर बी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा का शुरुआत किया था। और कहाँ से किया था, तो दांडी से स्टार्ट किया था। और कहाँ तक किया था, तो दांडी से उन्होंने 78 लोगों के साथ मिलकर के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से कहाँ तक, दांडी गांव तक गया था। दांडी गांव तक सारे लोग जो 78 लोग थे वो गए थे, और वहां पर 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। कहां पर, दांडी गांव में, जिन्होंने नमक कानून को पहुंच करके वहां पर तोड़ा था। तो 12 मार्च 1930 से शुरू किए थे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक की यात्रा की थी और वहां पर नमक कानून को तोड़ा था। इसीलिए इस दांडी यात्रा को दांडी मार्च, नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था?
मतलब रविंद्रनाथ टैगोर को जो सर की उपाधि जिसे नाइटहुड बोला जाता है, तो नाइटहुड की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी उन्होंने उसे वापस कर दिया था। उसके विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही उसे वापस कर दिया था। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर? तो भारत के जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर स्थित है उसके निकट ही जलियांवाला बाग स्थित है। वहाँ पर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और आपको यदि हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू।